जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है। जर्मनी की ही तरह दोस्त इटली की भी कहानी है, छोटे छोटे भाग में बटा हुआ था। ये हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से जर्मनी की तरह इटली भी एक हुआ, यानी कि इटली के एकीकरण की हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। इससे पहले दोस्त क्लास 10th हिस्ट्री का, यानी कि जो एसएसटी का पार्ट चल रहा है हमारा फर्स्ट चैप्टर दोस्त, इसका हमने लास्ट वीडियो के अंदर जर्मनी की बात पूरी हमने समझ लिया था चैप्टर। अगर देखा जाए तो हमने जर्मनी का क्या क्या कहानी रहा, किस तरीके से यूनिफिकेशन हुआ, सेम इसी के तर्ज पे आज हम समझने वाले हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी कि इटली का एकीकरण किस तरीके से और कैसे हुआ, किस किस प्रोसेस से इसको गुजरना पड़ा। टोटल 204 स्टेज है जिसके वजह से इटली का एकीकरण हो पाया। एकीकरण का मतलब क्या होता है इसको मैंने जर्मनी की वीडियो में ही बता दिया आपको। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जरूर देख लेना, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आज की इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले ही कुछ बता देना चाहता हूँ आप सभी को मैं कि इटली को आपको मैं समझाना इस तरीके से चाहता हूँ कि समझो कि कोई एक देश है ना, कोई एक देश है। अब ये एक देश होते हुए भी कई टुकड़ों में बटा हुआ है, और ये इतने टुकड़ों में बटा हुआ है कि ये एक होते हुए भी अलग अलग है, यानी कि इनकी अपनी बात है, इनकी अपनी, यानी कि ये सभी राज्य आपस में लड़ रहे हैं, डिस्प्यूट्स है आपस में सभी की। तो ये दोस्त इन सभी को एक करना है दोस्त। ये सभी स्टेट एक होने के बाद एक कानून को माने और सभी में एक ही सिस्टम चले। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ आप सभी को मैं दोस्त, इंडिया है, 28 राज्य है, 28 के लिए एक संविधान, एक कानून है, लोग कहीं पे भी जा सकते हैं। ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिसमें दोस्त कि मतलब कि बहुत युद्ध चल रहा हो, वॉर सा चल रहा हो, ऐसा नहीं है भाई इंडिया में, है ना। वही सेम कंडीशन हम यहाँ पे आते हैं इटली में। यहाँ पे क्या है कि इटली छोटे छोटे भाग में बटा हुआ है और आपस में एक दूसरे में बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है। अब इस लड़ाई को ख़त्म करना और इटली का एकीकरण करना सबसे बड़ी बाधा है। और इस बाधा में दो चीज़ आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो है दोस्त वो आता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के अंडर में इटली है। आप ये कह सकते हो कि दोस्तों इटली ऑस्ट्रिया का गुलाम है, और ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता कि इटली का एकीकरण हो और वो ऑस्ट्रिया से आज़ाद हो जाए, क्योंकि ऑस्ट्रिया का जो प्रधानमंत्री है मैटरनिक बड़ा बदमाश है। क्योंकि मैटरनिक ने दोस्तों कहा था एक बार, याद हो तो, कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। और वही हुआ फ्रांस में दोस्त। जब रेवोल्यूशन हुआ 1789 के अंदर, तो इसका प्रभाव इटली पे भी पड़ा, और इटली की लोगों ने भी ये सोच लिया कि जब फ्रांस क्रांति कर सकता है, तानाशाही शासन को खत्म कर सकता है, लुई 16वां को जड़ से उठा के फेंक सकता है, तो इटली के लोग क्यों नहीं कर सकते। और जिसका डर था वही हुआ। इटली के अंदर भी 1848 में ही दोस्त स्टार्ट होगी क्रांति, इटली को फिर से एक करने के लिए, और मैटरनिक है ऑस्ट्रिया से आज़ाद पाने के लिए। तो किस तरीके से आज़ादी की संघर्ष चली और ऑस्ट्रिया को दोस्त कितने मतलब कि संघर्ष करने पड़े, ये तो हम देखेंगे ही दोस्त। इसमें बहुत लोगों का भी कंट्रीब्यूशन रहा है। इसमें मेजनी, जो कि ऑस्ट्रिया के स्वतंत्रता आंदोलन का पैगंबर कहा जाता है, और इस तरीके से इसको काफ़ी इंपॉर्टेंस माना जाता है, जिसने यंग इटली यंग इटली नामक एक संस्था बनाई थी, और इस संस्था से सभी युवाओं के अंदर, मजदूरों के अंदर आग डाल दी थी कि बस देश के लड़ना है। साथ ही दोस्त पूरे युवाओं ने इसमें काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। गुप्त समितियों के द्वारा भी आंदोलन के अंदर चिंगारी डाली गई, ताकि विदेशी ताकतों के खिलाफ, यूरोपियन शक्तियों के खिलाफ, जिन्होंने इटली को तोड़ के रखा पड़ा है और अभी तक संघर्ष करने पड़ रहा है इटली को, ये आज़ाद हो सके। इसी के लिए दोस्त इटली को हम बात करें कि जोड़ने में रेलवे का विकास भी बहुत बड़ा योगदान दिया। एक बात थी जो आप सभी को पता होना चाहिए, तो सभी स्टेट को जोड़ने का काम रेलवे ने किया, और इस रेलवे की शुरुआत हो जाने से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब ट्रेड होना स्टार्ट हुआ, तो रेलवे से कनेक्टिविटी बढ़ गई, और इस कनेक्टिविटी के द्वारा लोगों में राष्ट्रवाद की भावना एक अलग से जाग गई, जिससे आपस में राष्ट्रवाद की भावना जगने से एकीकरण की शुरुआत होनी स्टार्ट हो गई। तो रेलवे के विकास से भी आपस में आगे जुड़ने लग गए, और इससे एकीकरण हो गया। अब एक एक करके दोस्तों हम टॉपिक को समझते हैं, पहले कहाँ से क्या हुआ ताकि आपको समझ में आए। अभी तो दोस्त टोटल हमारा चल रहा था इंट्रोडक्शन। अब देखो दोस्त, टोटल पूरा मान लो आपका इटली क्या है भाई, इटली करने हैं भाई, इटली। अब आप मैप में इटली का देखो दोस्तों, आपके पूरे स्टेट दिख जाएंगे इटली का। अब इस इटली के पूरे स्टेट के अंदर दोस्त, जैसे कि 1858 से लेकर 1870 तक ये पूरी कहानी चलती है, क्योंकि 1871 के अंदर रोम आज़ाद और कैपिटल बन जाता है इटली की, जो कि आज तक चल रही है। ठीक है। अब देखो दोस्त, इटली के कुछ मतलब कहते नहीं है कि कुछ स्टेट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट के नाम बताओ। दिल्ली हो सकता है भाई, कैपिटल है। महाराष्ट्र जो कि इकोनॉमिक कैपिटल है। बंगाल भी हो सकता है ना। तो ऐसे स्टेट
इंडिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ स्टेट, वैसे ही सेम इटली के अंदर भी कुछ स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जिनको पूरे इटली की एकीकरण का सेंटर बना दिया गया, और इन्हीं स्टेट से सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी। और उन स्टेट का दोस्तों नाम क्या था? उन स्टेट का दोस्तों नाम था पिडमोंट एंड सार्डिनिया। क्या नाम था? पिडमोंट एंड सार्डिनिया। इन दोनों ही जगहों से पूरी इटली की एक्टिविटीज़ को दोस्तों रेगुलेट किया जा रहा था और यहीं से सब कुछ चलाया जा रहा था। और इसके बावजूद भी काबूर है, जिसको दोस्तों कैमिलो बेंसो, काउंट ऑफ कैबूर इसके नाम से जाना जाता है, और दोस्तों गैरीवोल्डी और मैजनी, इन तीनों ने ही इटली को एकीकरण करने में, आज़ाद करवाने में और इसको स्टेबल एक कंट्री के रूप में आगे ले जाने में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इसके बारे में भी समझेंगे, क्योंकि इनके बारे में नहीं समझे हम तो वीडियो अधूरी रह जाएगी भाई। चलो दोस्तों कहानी की स्टार्ट करते हैं। ये है भाई आपका इटली। बात कुछ यूँ कि इटली का एकीकरण जो हुआ है वो अचानक नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको जर्मनी वाले वीडियो में ही बताया था कि एकीकरण में टाइम लगता है, संघर्ष करना पड़ा। जैसे जर्मनी को बिस्मार्क, फिर विलियम आया, वैसे ही दोस्तों सेम एकीकरण इटली के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। इस कहानी को दोस्तों हमने टोटल 4 स्टेज में बांट दिया है, यानी कि इटली की जो कहानी है, यानी कि जो इटली का जो एकीकरण यूनिफिकेशन जो हो रहा है, इसको दोस्तों हम टोटल 4 चरणों में समझेंगे। कितने? 4 स्टेज में समझेंगे, 4 स्टेज में समझेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यानी कि देखेंगे दोस्तों कि फर्स्ट स्टेज के अंदर भी कुछ स्टेट मिले, फिर सेकंड में कुछ हो, थर्ड में, फिर फोर्थ में, ऐसे करते करते सारे जितने भी स्टेट थे वो एक हो गए, और उनके एक होने के बाद एक कंट्री बना जिसका नाम था इटली, और इसकी कैपिटल बनी रोम, जो कि आज तक चल रही है। ठीक है दोस्त, चलिए तो एक एक करके चारों स्टेज को समझते हैं। यानी कि दोस्त अगर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ, तो आपको इटली के एकीकरण को पहले इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको अब तक बताया, एंड आपको 4 स्टेज में इटली का एकीकरण हुआ ये बताना है। तो 4 चरणों को हम पहले डिफाइन करते हैं। सबसे पहला चरण जो है, चलिए भाई इसको समझ में आए। तो फर्स्ट स्टेज में यानी कि 1848 के बाद पिडमोंट और सार्डिनिया, ये आपको पता है, मैंने आपको बताया कि सेंटर बन चुका था पूरी एक्टिविटी का। पिडमोंट का दोस्तों प्रधानमंत्री हुआ करता था कौन? काउंट, यानी कि इसको बनाया गया था। और इसी समय अब भाई किसी भी तरीके से युद्ध कर रहे हैं ऑस्ट्रिया से, क्योंकि इटली ऑस्ट्रिया का गुलाम हुआ पड़ा है, और ऑस्ट्रिया से युद्ध करने के लिए भाई शक्ति चाहिए कुछ। इसीलिए दोस्त हुआ ये कि काबूर, कौन था ये? अभी मैंने को बताया नहीं कि दोस्त काबूर एक ऐसा बंदा हुआ जो इटली को आज़ाद करवाना चाहता था और एकीकरण यानी कि सभी राज्यों को आपस में एक करवाना चाहता था। इसीलिए दोस्त काबूर ने क्या किया है, क्रीमिया युद्ध के अंदर, जब क्रीमिया दोस्तों युद्ध चल रहा था उसके अंदर सपोर्ट किया और पूरी हेल्प भी करे, ताकि मित्र राष्ट्रों का हेल्प सहयोग मिल जाए, और मित्र राष्ट्र जो मतलब अलियांस पावर जो थे उनका सहयोग मिल जाए। अलियांस पावर या जब मित्र राष्ट्र की बात आती है दोस्तों, इसके अंदर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब की बात आती है। ठीक है दोस्त, और हुआ ये कि काबूर ने जब क्रीमिया में युद्ध, क्रीमिया एक जगह का नाम है दोस्त जो कि रसिया सोवियत संघ के अंदर था, यूएसएसआर रूस के अंदर था। ठीक है, अब हुआ ये कि काबूर ने दोस्त नेपोलियन तृतीय के साथ संधि कर ली, और उस संधि का नाम था लाम्पियर्स की संधि। इस संधि के बाद फ्रांस ने फ्रांस ने एश्योर कर दिया किसको? सार्डिनिया को भाई, इटली को, कि तू फोड़ डाल ऑस्ट्रिया को, हम देख लेंगे। और दोस्तों हुआ ये कि काबूर ने यानी कि दोस्त इटली ने किसके अगेंस्ट? ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में वॉर छेड़ दिया और युद्ध स्टार्ट हो गई। इस वॉर के अंदर ऑस्ट्रिया हार गया, और लवांडी दोस्तों एक राज्य था जो कि ऑस्ट्रिया के अधिकार में अभी तक मतलब ये जकड़ा हुआ था, इसको भी जिसमें पिडमोंट के अंदर मिला लिया गया लोवांडी। ठीक है दोस्त, ये राज्य अब मिलते जा रहे हैं एक करके, और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया को एकीकरण की बात स्टार्ट हो रही है। तो पहले वाली का दोस्तों जो प्रोसेस था, पहले स्टेज के अंदर क्या हुआ? पहले स्टेज में दोस्त लाम्बियर्स की संधि हुई, किसके साथ? नेपोलियन तृतीय थर्ड के साथ, किसकी? काबूर की। और इस संधि के बाद ऑस्ट्रिया पे अटैक किया गया, और ऑस्ट्रिया से अटैक करने के बाद ऑस्ट्रिया की हार हुई, और ऑस्ट्रिया भाई ध्यान रखना, ठीक है, ऑस्ट्रिया की हार हुई। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, इसकी हार हुई, और लोम्बार्डी राज्य को इटली में यानी कि पिडमोंट के अंदर मिला लिया गया। ठीक है, पहले स्टेज के अंदर। सेकंड स्टेज की बात करते हैं। तो जब ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में वॉर चल रही थी, देखा था फर्स्ट स्टेज में हमने वॉर छेड़ दिया गया था, युद्ध हो गया था। जब ये वॉर चल रही थी दोस्त, तो सार्डिनिया के सेनाओं के बीच भाई मतलब कि
बस किसी भी तरीके से वो लगे पड़े थे, हमें तो आज़ाद होना है। तो इसी बीच दोस्तों मध्य इटली की जनता ने विद्रोह कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी भी यहाँ पे ऐसे राजा थे जो तानाशाही थे, निरंकुश थे। निरंकुश मतलब होता है ऑटोक्रेसी, यानी कि बहुत तानाशाही है, बिल्कुल अत्याचारी शासक थे। और ये सब के सब भाई ऑस्ट्रिया के थे। इसलिए पार्मा, मोडेना और टस्कनी, इन तीनों राज्य को आज़ाद करा लिया गया। और मध्य इटली के दोस्तों ये सभी स्टेट थे, तो यहाँ के जो राजा थे उनको छोड़ के भागना पड़ गया। तो सेकेंड स्टेज के अंदर पार्मा, मोडेना और टस्कनी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट थे उनको आज़ाद किया गया। भाई विद्रोह करके चल रहा था। तो फर्स्ट स्टेज में कुछ स्टेट, फिर सेकंड कुछ स्टेट, बच्चे कच्चू स्टेट को भी दोस्तों अब शामिल कर लिया जाएगा, देन इटली का एकीकरण हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों थर्ड स्टेज के अंदर, ये है भाई गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी की दोस्त काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है एक इटली के एकीकरण के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि 1860 के अंदर सिसिली और नेपल्स को इन्होंने ही इटली के अंदर, यानी कि दोस्त जो एकीकरण की बात है उसको एक करवाया। क्योंकि नेपल्स की जनता ने भी, जब जनमत संग्रह हुआ, रेफरेंडम हुआ, तो जनता ने कहा कि हम इटली में शामिल होना चाहते हैं। नेपल्स की जनता भी शामिल हो गई, साथ ही सिसिली की जनता भी शामिल होगी। ठीक है दोस्तों, 1860 में 1860 में सिसिली और नेपल्स को शामिल करवाने के बाद ये भी इटली के अंग बन गए। दोस्तों इसको शामिल करवाने में गैरिबाल्डी का योगदान रहा। तो आगे भी पढ़ेंगे हम गैरिबाल्डी का क्या योगदान रहा। तो दोस्तों थर्ड स्टेज हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो 1860 में किसका? सिसिली एंड अब देखिए दोस्तों नेपल्स, ये रहा, इन दोनों को ही किसमें? इटली में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो एक एक करके आप शामिल करने की बात हो रही है। फोर्थ स्टेज की दोस्तों बात करते हैं, जब अभी तक रोम और वेनेशिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि अभी तक बचे हुए हैं। अब हुआ ये दोस्तों 1860 के अंदर वेनेशिया पे अटैक करके वेनेशिया को भी इटली में शामिल कर लिया गया, जो कि बचा हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये भी। अब वेनेशिया भी शामिल हो गया फोर्थ स्टेज के अंदर। एंड फिफ्थ जो मतलब कि जो इम्पोर्टेंट बात है यार, जो मतलब कह सकते हो कि इटली का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट है जिसको शामिल करना बहुत ज़रूरी था, वो था भाई रोम। 1870 के वॉर के अंदर रोम को भी इटली में शामिल किया गया, है ना। शामिल मतलब होता है कि अभी तक ये टूटे टूटे टुकड़े में बटे हुए थे, इनके ऊपर विदेशी ताकतों ऑस्ट्रिया का राज चल रहा था। अब इनको आज़ाद करवा के सबको एक करना था। तो 1870 में रोम को छुड़ा लिया गया विदेशी ताकतों से। 1871 में ये स्वतंत्र एक इंडिपेंडेंट बन गया और 1871 में ही दोस्तों इसको इटली की कैपिटल यानी कि राजधानी बना दी गई। और आज तक दोस्तों इटली की कैपिटल रोम ही है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके से दोस्तों जब रोम छूटा तो 1871 में जाके इटली का एकीकरण हो गया। तो दोस्त इटली की कैपिटल रोम, और एक एक करके इस तरीके से सभी राज्य मिल गए। तो इटली का एकीकरण दोस्तों अब हो चुका है। ये बहुत आसान टॉपिक है। अब आपको कुछ टॉपिक्स है दोस्त जो एग्जाम्स में आपके पूछे जा सकते हैं, चलिए आपको वो भी बता देता हूँ मैं। इटली के एकीकरण में कैमिलियो वेंसो, काउंट ऑफ कैवूर का योगदान, ये काफ़ी जरूरी है दोस्तों। काउंट ऑफ कैवूर कौन था, इसका योगदान क्या था, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है दोस्त, देखिए आपको मैंने अभी बताया काउंट ऑफ कैवूर ने क्या किया दोस्तों, जब इसने संधि करी थी किससे, नेपोलियन थर्ड के साथ, ताकि जब ऑस्ट्रिया पर अटैक हो तो भाई हमें किसी भी यूरोपियन शक्तियों का साथ चाहिए, क्योंकि ये समझ चुका था बंदा, अगर कोई भी यूरोपियन पावरफुल कंट्री हमारे साथ आ गया तो ऑस्ट्रिया की ऐसी तैसी कर देंगे। दोस्त इसी बीच में इसने फ्रांस के साथ दोस्ती करी, फ्रांस ने समर्थन कर दिया इटली का, और इस तरह के दोस्तों ऑस्ट्रिया को युद्ध में हरा दिया गया। और अब इस युद्ध में हराने के ही बाद दोस्त किसको, टस्कनी, मोडेना और पार्मा को कैवूर किसके द्वारा दोस्त, काउंट कैवूर के द्वारा ही इटली में शामिल करवाया गया। और दोस्तों इस तरीके से दोस्तों पिडमोंट और सार्डिनिया, जो कि आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इन्हीं के द्वारा इस पूरी एक्टिविटी में किसका रोल, काउंट कैवूर का रोल था। तो काउंट कैवूर है, इसी के ही द्वारा इन टस्कनी, मोडेना और पार्मा को इटली में शामिल यानी कि एक किया गया, जिसके द्वारा ऑस्ट्रिया पे अटैक भी हुआ, ऑस्ट्रिया को हराया गया, जिसमें फ्रांस का पूरा समर्थन मिला, फ्रांस का पूरा साथ मिला। ठीक है दोस्त, ये आपको पता होना चाहिए कि कैवूर का क्या योगदान था। अब बात आती है दोस्तों गैरिबाल्डी का क्या योगदान था, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। गैरिबाल्डी का दोस्तों ये योगदान रहा कि 1860 के अंदर इसने सिसिली को शामिल कर लिया है, और वेनेशिया को 1866 में इसने भी मतलब कि पूरा आज़ाद करवा लिया। और आगे चल के दोस्त 20 सितंबर 1871 को रोम को भी इसने आज़ाद करवा लिया। रोम जो कि दोस्त इटली की राजधानी, आपको पता है कैपिटल, आगे जाके कैपिटल बनी, तो काफ़ी ज़रूरी था ये, और ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड दोस्तों 18 फरवरी क्या हुआ, 1861 को
सार्डिनिया के अंदर प्रमुख एक्टिविटी होनी स्टार्ट हुई और उस एक्टिविटी के अंदर किसने, गैरिबोल्डी ने नेपल्स, सिसिली, वेनेशिया और रोम को इटली का ही स्टेट बना दिया और उनको आज़ाद करवा दिया। यहाँ के तमाम दोस्तों जो शासक थे छोड़ छोड़ के भागने लग गए, तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा किसको, नेपल्स, सिसिली, वेनेशिया और रोम को आज़ाद मुक्त करवाने में और इटली को एकीकरण करवाने में। तो ये चीज़ आपको दोस्तों पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नाम आता है मेजनी का। इनको तो भाई इटली का, जैसे कि हम गांधी को बहुत मानते हैं, अब साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को बहुत माना जाता है, अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन को, DC वॉशिंगटन को बहुत माना जाता है। सब कंट्री का एक होता है ना, जैसे राष्ट्रपिता जैसे, वैसे ही इटली के अंदर मेजनी को भी बहुत माना जाता है। ये पैगंबर कहे जाते हैं इटली के स्वतंत्रता संग्राम के, इन्होंने गुप्त समितियों के द्वारा। साथ ही दोस्तों यंग इटली एक संगठन बनाया जिसके द्वारा यंगों को, जितने यूथ हैं उनको टारगेट करना था, उनके अंदर ज्योति जलानी थी, किसके, अलग जगानी थी देश की स्वतंत्रता के लिए, ताकि इटली को फटाफट एकीकरण के राह पे लेके जाया जा सके। क्योंकि दोस्त ये चाहते थे कि जो भी अत्याचार शासन चल रहा है इटली के अंदर उसको ख़त्म करना चाहते थे, ये गणतंत्र लाना चाहते थे, रिपब्लिक स्टेट यानी कि एक रिपब्लिक कंट्री बनाना चाहते थे। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, जहाँ के ऊपर जिस देश के अंदर लोगों का शासन हो, और उसके अंदर दोस्तों क्या मतलब कि कोई भी पद या कोई भी पोस्ट वंशानुगत हायरार्की सिस्टम के द्वारा ना हो। वंशानुगत का मतलब होता है दोस्त, एक बार कोई बंदा राजा बन गया तो अगर वो राजा मर गया तो उसका बेटा राजा बन जाएगा, फिर उसका बेटा राजा बन जाएगा। इसका मतलब वंशानुक्रम, वंश के आधार पे राजा बनना, ये चीज़ गलत थी। इसलिए ये चाहता था मेजनी गणतंत्र लाना, जिसको हम लोकतंत्र भी कह सकते हैं। गणतंत्र का मतलब और लोकतंत्र का मतलब सेम है, बट एक चीज़ में डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब लोगों का ही शासन होता है, बट गणतंत्र का मतलब होता है कि देश का जो सबसे सुप्रीम पोस्ट है उस पोस्ट को जनता के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चुना जाना चाहिए, ना कि उस पोस्ट को वंशानुगत भरा जाना चाहिए। जैसे मैं इंडिया को बताता हूँ आप सभी को, इंडिया दोस्तों एक गणतंत्र देश है। यहाँ पे जो सुप्रीम पोस्ट है राष्ट्रपति का, वो जनता के द्वारा बेशक ना चुना जाता हो, लेकिन जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव, उनके द्वारा चुना जाता है, ठीक है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन एक गणतंत्र देश नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी जो सुप्रीम पोस्ट है वो राजा और महारानियों का है। राजा मर गया या महारानी मर गई तो उसका बेटा या उसकी बेटी बन जाएंगे, पोता पोती बन जाएंगे, लेकिन वहाँ पे गणतंत्र नहीं है, जैसे कि इंडिया एक गणतंत्र है। तो गणतंत्र लोकतंत्र में आपको अंतर पता होना चाहिए, ठीक है दोस्त। ये इटली के अंदर एकता लाना चाहते थे, तो इस यूनिटी के द्वारा ही वो इटली के अंदर यूनिफिकेशन करना चाहते थे, स्वतंत्र बना के उसको यूनिफिकेशन, एकीकरण करना चाहते थे। तो दोस्त इनकी भी पॉलिसी रहे और तमाम यूथों को मतलब कि जगाने में, ज्योति जलाने में और इटली को एकीकरण करने में मेजनी का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे इससे दोस्तों इनको पैगंबर कहा जाता है, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब इटली का एकीकरण की क्वेश्चन आता है तो वो चारों स्टेज प्लस कभी कभार इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो मैंने आपको 3-4 नाम बताए हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा दोस्त। इटली का एकीकरण बहुत आसान तरीके से हुआ और एकीकरण होने के बाद दोस्तों 1871 में जाके इटली को पूरी अच्छे तरीके से स्वतंत्रता मिल गई और ये आज़ाद हुआ। आगे चल के 1914 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ तो दोस्त इसने किसमें है, जो अलियांस पावर है, मित्र राष्ट्र, उनका सहयोग किया, क्योंकि दोस्तों फ्रांस ने इटली को काफ़ी सपोर्ट किया था इसको स्वतंत्र होने में, इसलिए इसने सोचा अलियांस पावर में साथ देते हैं। क्योंकि वर्ल्ड वॉर जब सेकंड हुआ था तो इसने अलियांस पावर को नहीं, एक्सिस पावर का सपोर्ट किया था, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान हुआ करते थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के बारे में अगर आपको नहीं पता तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो मेरे वीडियोस को। अदरवाइज दोस्त आगे क्लासेस में आप देखोगे ही इनके बारे में ये था क्या। बाकी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ाना, शेयर करना इस वीडियो को, ताकि ज़रूरतमंदों के पास ये वीडियो पहुँच पाए। CBSE बोर्ड में नया हूँ तो इस वीडियो को शेयर करके मेरा सपोर्ट करना। आखिर इस चैप्टर के दोस्त हमारे सभी पार्ट्स ख़त्म हो चुके हैं, एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है साम्राज्यवाद, नेक्स्ट पार्ट में उसको समझा दूंगा। देन दोस्तों हमारी फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुकी है। एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे दोस्तों, सारे जो फर्स्ट चैप्टर के जितने पार्ट्स हैं उनको सीक्वेंस में देखना, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसलिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस के पार्ट का आप देख सकते हो। जय हिंद, जय भारत।